बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हमने बात कर ली थी प्रो प्रतिजन की। लास्ट की वीडियोस में हमने बात कर ली थी प्रो प्रतिजन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट बात की जाए आती स्व प्रतिजन ऑटो एंटीजन्स की। स्वतः प्रतिजन ऑटो एंटीजन। ठीक है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रतिजन हमने बोला कि किसी भी जीव में इस प्रकार के कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं जैसे प्रतिरक्षियों का निर्माण कम होता है, प्रतिरक्षियों की संख्या शरीर के अंदर कम होगी तो ये क्या करते हैं, प्रतिजन ही इनको उद्दीप्त करने का, प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए मैसेज देने का, प्रतिरक्षियों के निर्माण को उद्दीप्त करने का, स्टिमुलेशंस देने का काम करने लगते हैं। इस प्रकार के प्रतिजनों को हम लोग बोलते हैं ऑटो एंटीजन्स, स्वतः प्रतिजन। तो इसको लिख सकते हैं व्यक्ति की स्वयं के शरीर में, व्यक्ति के स्वयं के शरीर में, स्वयं के शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ कभी कभी जब स्वयं की सहनशीलता में कमी आती है तो स्वयं की सहनशीलता, बियरिंग कैपेसिटी, सहनशीलता में कमी आती है तो शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को प्रतिरक्षी बनाने हेतु उद्दीपन प्रदान करते हैं। ठीक है ना, जिससे शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रारंभ होता है। प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं एलो एंटीजन्स की। एलो एंटीजन्स ऐसे एंटीजन्स होते हैं जो कि एक ही जीव के शरीर में विभिन्न रूपों में मिल सकते हैं, या कह सकते हैं एक ही प्रजाति है, एक ही स्पीशीज है। जैसे कि ह्यूमन में रक्त की हम लोग बात करते हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर में पूरा रक्त को डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैंने इसमें पता हुआ है। ए प्रतिजन हो, बी प्रतिजन हो, ठीक है ना। कईयों में ए बी दोनों मिल सकते हैं प्रतिजन, RH फैक्टर्स मिल सकते हैं, RH प्रतिजन मिल सकते हैं। तो मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर एक से अधिक प्रतिजनों का पाया जाना क्या कहलाएगा, एलो एंटीजन्स, एलो प्रतिजन, एलो एंटीजन्स या एलो प्रतिजन। एलो एंटीजन्स, एलो एंटीजन्स, ठीक है ना। इनको बोल सकते हैं, ये एक ही जाति के कुछ सदस्यों की एलो एंटीजन्स, एलो प्रतिजन, एक ही जाति के कुछ सदस्यों की देह में, कुछ सदस्यों के शरीर में, सदस्यों के शरीर में पाए जाते हैं। जैसे मानव रक्त में पाए जाने वाले
पाए जाने वाले ए बी आर एच, ठीक है। ये हो जाता है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक जो आर एच नेगेटिव फीमेल है, इसकी बॉडी के अंदर आर एच पॉजिटिव का यदि शिशु पलता है, तो दोनों में आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, आपस में कोएगुलेशन लयन की क्रिया करने लग जाते हैं, ठीक है ना, लयन की क्रिया करने लग जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, एलो प्रतिजन, मतलब एक से ज़्यादा बॉडी में प्रतिजनों का पाया, एक ही शरीर में एक से ज़्यादा प्रतिजनों का पाया उपस्थिति। यदि एक आर एच नेगेटिव मादा, यदि एक आर एच नेगेटिव मादा के गर्भ में आर एच पॉजिटिव शिशु पलता है तो शिशु की आरबीसी कह सकते हैं, आरबीसी कोशिकाओं का लयन लाइसिस प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लयन प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, एलो एंटीजेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ एंटीजेंस की। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग अणुओं की प्रतिजनिकता, एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणुओं की प्रतिजनिकता, एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जैसे ही थोड़ी देर पहले बात की थी, जो लास्ट वीडियोस में बात की थी हमने, कि इसकी यदि प्रतिजैनिकता, एंटीजेनिसिटी की यदि इकाई की बात की जाए तो प्रतिजैनिकता की इकाई हो सकती है प्रतिजैनिक निर्धारक, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। प्रतिजैनिक निर्धारक क्या हो सकती है, इसकी इकाई हो सकती है। यदि इकाई का भी आमाप की यदि बात की जाए तो एक प्रतिजैनिक निर्धारक का आमाप साइज ये हो सकती है 25 से 30 एंगस्ट्रॉम तक, और इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है 400 से 1000 डाल्टन के मध्य। 400 से 1000 डाल्टन के मध्य क्या हो सकता है, इसका अणुभार हो सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिजैनिकता की सूक्ष्मतम इकाई, और ये इम्पोर्टेंट है कि इकाई क्या होती है। प्रतिजैनिकता की सूक्ष्मतम इकाई प्रतिजनिक निर्धारक, प्रतिजनिक निर्धारक, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होती है जिसका आमाप साइज 25 से 30 एंगस्ट्रॉम, 25 से 30 एंगस्ट्रॉम तथा इसका अणुभार 400 से 1000 के मध्य होता है, ठीक है ना, 400 से 1000 के मध्य होता है। एक प्रतिरक्षी की यदि बात की जाती है, एक सिंगल एंटीबॉडी की यदि बात की जाती है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ये मैं बना देता हूँ एक नॉर्मल
एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर वाई शेप में। एंटीबॉडी की यदि शेप की बात की जाए तो एंटीबॉडी की शेप होती है वाई टाइप की, वाई आकार की क्या पाई जाएंगी? शेप पाई जाएगी। ये हमेशा रिएक्शन हमेशा इस प्रकार से होती है। एंटी जो बॉडी होती है, मतलब प्रतिरक्षी जो होती है, ये किसके साथ जुड़ती है? हमेशा प्रतिजन के साथ, एंटीजन के साथ क्या होती है? आकर जुड़ती है, प्रतिजन के साथ आकर जुड़ती है। उसके बाद में बनता है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है ना। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है। तो हमने बात कर ली एक तो प्रतिरक्षी की, एंटीबॉडी की, एक तो हमने बात कर ली एंटीबॉडी की प्रतिरक्षी की। अब प्रतिरक्षी का जो सिरा, प्रतिरक्षी का जो सिरा प्रतिजन के साथ, ठीक है ना, प्रतिजन यहाँ बना रहा हूँ मैं, इस प्रकार से बना रहा हूँ, या इसकी शेप अलग अलग हो सकती है, इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है ना। प्रतिजन का जो सिरा मतलब ये वाले और ये वाले सिरे किसके साथ? प्रतिरक्षी के साथ क्या करते हैं? संपर्क करते हैं। इस वाले सिरे को इस वाले सिरे को एक ही नाम देंगे हम लोग, बोलेंगे पैराटोप, 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 ठीक है ना। हमने किस वाले को बोला है? ये था प्रतिरक्षी के, ठीक है ना, प्रतिरक्षी के सिरे थे, प्रतिरक्षी के सिरे को बोल दिया हमने पैराटोप बोल दिया। इसी प्रकार से जो प्रतिजन का सिरा प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करेगा, ये वाला, और यहाँ से बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एपिटोप। मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बात की इस प्रकार से, एक ये वाई शेप में नॉर्मली क्या थी? नॉर्मली क्या थी? वाई शेप कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इस प्रकार से कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है इसको हमने बोला पैराटोप, पैराटोप, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्या आया? एंटीजन आया। ये यहाँ पे क्या है? एक एंटीजन आया। थोड़ा सा गैप भी रख रहा हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा सा क्या रख रहा हूँ मैं? गैप रख रहा हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। इस वाले का सिरा ये क्या था? एंटीजन था। ये नीचे वाला पार्ट जो कि मैंने बनाया वाई शेप में, ये था एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीजन का जो पार्ट था, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एपिटोप, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिटोप बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। एक प्रतिरक्षी का एंटीजेनिक निर्धारक की हम लोग बात करते हैं, या एंटीबॉडी की, सॉरी, एक एंटीबॉडी, एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, एक प्रतिरक्षी काय अणु का वह भाग जो प्रतिजन से संपर्क करता है, प्रतिजन से संपर्क करता है, पैराटोप कहलाता है। पैराटोप मैंने भी यही बोला है। ये कौन प्रतिजन होता है? एंटीजन। एंटीजन से संपर्क करेगा उसे हम लोग बोलेंगे पैराटोप, पैराटोप कहलाता है। इसी प्रकार प्रतिजन अणु का वह भाग जो पैराटोप से संपर्क करता है, पैराटोप से
संपर्क करता है। एपिटोप, एपिटोप, एपिटोप कहलाता है। क्या कहलाएगा? एपिटोप कहलाएगा। प्रतिरक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रतिरक्षा मोस्टली किसकी बनी हुई? प्रोटीन की बनी हुई पाई जाती है। अधिकतर प्रतिरक्षियाँ प्रोटीन द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है ना, अधिकतर जो पाई जाएंगी, अधिकतर प्रतिरक्षा हमेशा होंगी प्रोटीन द्वारा निर्मित होंगी। ठीक है, जिसमें कभी कभी प्रतिजन की यदि बात की जाए तो प्रतिजन अणु में 6 से 8 तक क्या हो सकते हैं? अमीनो अम्ल हो सकते हैं, कुछ शुगर्स भी पाए जा सकते हैं। लेकिन प्रोटीन सबसे बढ़िया प्रकार का क्या होगा? इसमें ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।